Hello everyone, welcome to your channel. Today we will discuss about terminology in microbiology. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक पार्ट इसका कंप्लीट किया था। आज इसी का कंटिन्यू सेकंड पार्ट्स है, इसके बारे में जानेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जो ये टर्म होती हैं तो मेडिकल से रिलेटेड जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टर्म जो होती हैं आप जैसे टेस्ट परफॉर्म करेंगे या कि आप आगे फर्दर जो होता है डिटेल्स स्टडी करेंगे तो ये छोटे छोटे टर्म बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानना जरूरी रहता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे टर्म को जाना था, आज भी यहाँ पर देखेंगे, दो तीन लेक्चर में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक ना, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। आज यहाँ पर बात करेंगे आर्टिफिशियल पैसिविटी। आर्टिफिशियल पैसिविटी जो होती है द एक्वायर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेडीमेड एंटीबॉडीज। रेडीमेड एंटीबॉडीज का मतलब क्या होती है? जो मार्केट में अवेलेबल एंटीबॉडीज होती है, साथ ही जो वैक्सीन अवेलेबल होती है जो चाइल्ड बर्थ से लेकर के एडल्ट तक जो होता है इंजेक्ट की जाती है। और वो कैसी की जाती है? रेडीमेड के द्वारा तैयार करके बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, उसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जो आर्टिफिशियल तरीके से तैयार की जाती हैं। ठीक है, एक यहाँ पर शब्द बताने जा रहे हैं आपको, वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है जिसको समझिए। काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन क्या होती है, कैसे होती है चीज को। तो आज ये कंफ्यूजन दूर करिए आप कि इट इज द सस्पेंशन ऑफ द लाइव एटीन्यूटेड या कि किल्ड ऑर्गेनिज्म। कहने का दैट मीन्स यहाँ पर ये है कि जब आप वैक्सीन प्रिपेयर करती हैं, कि रिसर्च सेंटर में जब वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल किया जाता है किसी एक्सपोजर के द्वारा, या कि उसका लाइव पार्ट को जो होता है रिमूव करके तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही पॉइंट बताया गया है कि जो वैक्सीन है एक सस्पेंशन है किसका? लाइव एटीन्यूटेड या कि किल्ड ऑर्गेनिज्म का, या कि देयर द टॉक्सिन्स या कि अदर सबस्टांस से जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, व्हिच व्हेन द एडमिनिस्ट्रेड इनटू द बॉडी स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है देन इसके बाद आपके बॉडी में एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब होता है इंजेक्ट करना। ठीक है, जैसे ही बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो होती है फॉर्मेशन हो जाती है, और वो जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो फॉर्मेशन हो रही है वही अपनी बॉडी में इम्यूनिटी या कि वैक्सीन का काम करती है। ठीक ना, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में अगर आप वैक्सीन इंजेक्ट किए हैं बॉडी में, बीसीजी वैक्सीन, तो वो पार्टिकुलर वही ऑर्गेनिज्म के लिए वर्क करेगी। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर शब्द एक्सप्लेन करेंगे टॉक्साइड। टॉक्साइड क्या होता है? एक तरह का है एक्जोटॉक्सिन सबस्टांस होता है जो कि विच टॉक्सिसिटी आर द डिस्ट्रॉय बाय ट्रीटिंग द एनी केमिकल्स एंड पावर टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी टू द रिटेन। दैट मीन्स यहाँ पर ये है कि टॉक्सिन एक तरह का है पॉइजन सबस्टांस होता है जो कि बॉडी में अगर ये जनरेट हो रहा है तो उसको किसी न किसी केमिकल के द्वारा, किसी न किसी इम्यूनिटी के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और डिस्ट्रॉय करके खत्म किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी सीरम। एंटी सीरम का दैट मीन्स क्या मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं कि दीज आर द इम्यूनाइजेशन एजेंट विच प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एनिमल सोर्स है। ठीक ना, एक तरह का ये इम्यूनाइजेशन एजेंट होता है जो कि क्या किया जा रहा है, एनिमल सोर्स के द्वारा इसको प्रिपेयर करते हैं, और मेनली ये हॉर्स के द्वारा किया जाता है। हॉर्स का जो ब्लड होता है, ठीक ना, उसको पहले कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद देन इसके बाद वहां से सीरम को सेपरेट करते हैं। सीरम को सेपरेट करने के बाद एंटी सीरम तैयार किया जाता है, और ये एक तरह का है प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये एक आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का काम करता है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि प्रोसेस इन विच द इम्यूनिटी अगेंस्ट द सर्टेन डिजीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग बाय इम्यूनाइजिंग एजेंट वैक्सीन। मतलब यहाँ पर ये है कि इम्यूनाइजेशन जो होता है एक तरह कह सकते हैं कि इम्यूनिटी एजेंट्स होता है। ठीक ना, जो कि इम्यून के अगेंस्ट में वर्क करता है। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर क्या बताया गया है? वैक्सीन बताया गया। ठीक है, कोल्ड चैन क्या होता है चीज को समझिए। ये भी एक शब्द अपने आप में ब्रांड है कि ये सिस्टम डिजाइन टू द मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वैक्सीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ द यूज। कहने का मतलब ये है
कि जो आप वैक्सीन तैयार किए हैं, ठीक ना, मैन्युफैक्चर वैक्सीन तैयार किए हैं टू द पॉइंट ऑफ द यूज के रूप में, ठीक है, तो उसको स्टोरेज करते दौरान और उसको ट्रांसपोर्ट करते दौरान उसके जो टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है एक कोल्ड चेन के रूप में, उसी को बोला जाता है कोल्ड चेन, ठीक है ना। ऑटोक्लेविंग क्या होती है, देखिए यहाँ पर शब्द क्या लगा है, ऑटो प्लस क्लेविंग, तो मतलब यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट की नहीं बात हो रही है। ऑटोक्लेविंग मतलब होता है प्रोसीजर, हाई टेम्परेचर या कि प्रेशर ह्यूमिडिटी यूज टू द स्टरलाइजिंग द इक्विपमेंट है, ठीक है। ऑटोक्लेव अगर वहां पर शब्द रहेगा तो इक्विपमेंट का नाम हो जाएगा, और ऑटोक्लेविंग शब्द रहेगा तो वो एक तरह का है प्रोसीजर का नाम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यही दिया है कि ऑटोक्लेव इज द ऑपरेटर या कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू द ऑटोक्लेविंग, ठीक ना, ऑटोक्लेविंग करने के लिए जो ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है उसको बोला जाता है ऑटोक्लेव। अब यहाँ पर एक और शब्द आया है जो होता है ब्रांचेस से रिलेटेड, जिसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक ना। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है कि टू द स्टडी ऑफ द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसकी स्टडी की जा रही है, लिविंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी स्टडी की जाती है, जो आप नेकेड आइज इसको नहीं देख पाती हैं, उसको देखने के लिए आपको अंडर माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें बहुत सारी क्या होती है, ब्रांचेस होती है। तो फर्स्ट यहाँ पर एक ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी भी एक माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच होती है, जो कि क्या होती है, इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं किसकी, बैक्टीरिया की, ठीक ना। बैक्टीरिया की जो हम स्टडी करते हैं यही क्या कहलाती है, बैक्टीरियोलॉजी। सेकंड है इसकी ब्रांच वायरोलॉजी। वायरोलॉजी भी एक माइक्रोबायोलॉजी की क्या होती है, ब्रांच होती है, जो कि एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ द वायरस, वायरस की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, वायरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी भी एक ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी की, जो कि हम फंगस की स्टडी करते हैं। क्लियर। प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी भी एक ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी की, और इसके अंतर्गत हम प्रोटोजुआ की स्टडी करते हैं, जो कि वायरस की कैटेगरी में, सॉरी पैरासाइट की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। फाइकोलॉजी क्या होता है, फाइकोलॉजी भी एक माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि विद द स्टडी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द एल्गी, ठीक ना, एल्गी की जो स्टडी की जाती है उसी को बोला जाता है फाइकोलॉजी, और दिस इज नोन एज द एल्गोलॉजी, इसको एल्गोलॉजी भी से जाना जाता है, ठीक है। ये चीज को आप समझिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर समझते हैं निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी क्या होती है कि दिस इज द ब्रांच ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी डील विद द क्लासिफिकेशन, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक या हैबिटेट ऑफ द निमेटोड्स, ठीक ना। निमेटोलॉजी क्या होती है, इसके अंतर्गत निमेटोड्स की स्टडी की जाती है और साथ में उसकी क्लासिफिकेशन प्लस जनरा की भी बात होती है। अब यहाँ पर शब्द आया है कि निमेटोड्स क्या है। एक्चुअल में जब हम पैरासाइट्स पढ़ाएंगे आपको, तो उसको जब पैरासाइट्स को डिवाइड करेंगे तो एक प्रोटोजूलॉजी में जाता है और एक हेलमिन्थोलॉजी में जाता है। तो हेलमिन्थोलॉजी के अंतर्गत निमेटोड्स, ट्रिमेटोड्स, सिस्टोड्स ये सभी आते हैं, उसी को बोला जाता है निमेटोलॉजी, ठीक है। इसके अंतर्गत जो हुक वर्म होते हैं, ठीक है, और साथ में कह सकते हैं यहाँ पर एस्कैरिज होते हैं, एज वेल एज डिजीज प्रोड्यूसिंग बाय द ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी होते हैं इन सभी की स्टडी की जाती है, ठीक ना। पैरासिटोलॉजी क्या होती है कि स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स लाइक द प्रोटोजो, प्लाज्मोडियम, इंट, अमीबा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे इसके अंतर्गत पैरासाइट्स इंक्लूड होते हैं। तो पैरासाइट्स की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, पैरासिटोलॉजी, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है फाइकोजेनी, ठीक ना, ध्यान से समझिए, दो शब्द लिखा है, एक फाइलो लिखा है और एक जेनी लिखा है। तो फाइलोजेनी जो होती है एक तरह कह सकते हैं यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी की भी ब्रांच होती है, जो कि जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द स्टडी, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, हेलमिन्थिस, इन सभी के बीच का जो जेनेटिक रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फाइलोजेनी, ठीक है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी में दो शब्द है, एक इम्यूनो है प्लस लॉजी है, ठीक ना। इम्यूनो का मीन्स क्या होता है, बॉडी में प्रेजेंट इम्यून सिस्टम, और लॉजिक मीन्स क्या होता है, टू द स्टडी। तो हम इम्यूनोलॉजी
के अंतर्गत इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं, उसी को बोला जाता है इम्यूनोलॉजी। अब नेक्स्ट यहाँ पर टर्म आया है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होती है, काफी नाम सुनते होंगे आपके, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया क्या है, इसको आज क्लियर करिए कि एक तरह कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये इन यूनिसेलुलर जो होता है प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है कि इसमें एक सिंगल सेल्स प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोटिक इसके अंतर्गत जो होता है सेल का डिवीजन होता है, ठीक है ना। सिंपल सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, साधारण इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है अदर ऑर्गेनिज्म की अगर कंपैरिजन में बात करेंगे। दे हैव द नीदर द ट्रू न्यूक्लियस, ठीक ना, इसके पास ना तो ट्रू न्यूक्लियस होता है और ना ही जो होता है इसके पास जो होता है सेल ऑर्गेनेल्स होता है। नीदर आर द ट्रू न्यूक्लियस नॉर द सेल ऑर्गेनेल्स, ना तो इसके पास न्यूक्लियस होता है और ना ही सेल ऑर्गेनेल्स होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी ऑपरेटस जो प्रेजेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म में, तो इसके पास नहीं होता है, लेकिन ये अपने आप में जो होता है डिजीज प्रोड्यूसिंग करने के लिए बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर। एक और शब्द है इसी से रिलेटेड बैक्टीरिया की, कोकाई। कोकाई क्या होता है, एक तरह का स्फेरिकल या कि ओवल शेप बैक्टीरिया है। जब इसको शेप के आधार पर आप कैटेगराइज करेंगे बैक्टीरिया को, तो देखेंगे कि कोकाई, बेसिलाई, ठीक ठीक ना, रोड शेप, ये सभी आती हैं। तो कोकाई एक तरह का है स्फेरिकल या कि ओवल शेप बैक्टीरिया होता है, जो कि शेप के आधार पर इसको कैटेगराइज करके पढ़ा जाता है। बेसिलाई की अगर बात करेंगे तो ये रॉड शेप का होता है, ठीक है ना, और ये भी बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे टर्म ग्राम पॉजिटिव सेल्स वाल, ठीक ना। ग्राम पॉजिटिव सेल वाल क्या होती है कि अंदर स्टेनिंग प्रॉपर्टीज एक्चुअल में होगा क्या है कि जब आगे हम इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, तो जब इसको कैटेगराइज किया जाता है बैक्टीरिया को, तो इसके ग्राम पॉजिटिव सेल वाल और ग्राम नेगेटिव सेल वाल के आधार पर इसको कैटेगराइज करके पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वहां पर यही बताया जा रहा है ग्राम पॉजिटिव जो सेल वाल होती है, तो इसकी स्टेनिंग प्रोसीजर के आधार पर बताया जाता है, जो कि सेल वाल द रिटेन द क्रिस्टल वायलेट डाई अपीयर इन द पर्पल की वायलेट कलर। जब इसमें आप क्रिस्टल डाई अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपी में इसको देखेंगे तो ये पर्पल या कि वायलेट कलर की नजर आएगी, ठीक है। ग्राम निगेटिव सेल वॉल क्या होती है, ये भी एक ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के अंतर्गत ही आती है, जो कि सेल वॉल डू नॉट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट डाई अपीयर इन द रेड कलर, ठीक है ना। अब ये क्या होता है कि जो क्रिस्टल डाई होती है, क्रिस्टल वायलेट डाई, तो ये एक तरह कह सकती हैं कि स्टेनिंग नहीं लेती और ये रेड कलर अपीयर करती हैं, ठीक है। फ्लैजिला क्या होता है, ये बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक ना। जब बैक्टीरिया मोटाइल होता है, जितने भी बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में वो स्प्रेड होकर के जाती हैं, ठीक ना, लोकोमोशन के रूप में, उसी को बोला जाता है फ्लैजिला। और फ्लैजिला जो होता है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से ह्यूमन में हेयर पाया जाता है उसी तरह का। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स क्या होता है कि बैक्टीरिया दैट हैव द फ्लैजिला इज नोन एज द फ्लैजिलेट, मतलब कि बैक्टीरिया के पास जो हेयर लाइक फ्लैजिला पाया जा रहा है और वो अपने पास रख रही है, ठीक ना, उसी को बोला जाता है फ्लैजिलेट्स। क्लियर। फ्लैजिलम क्या होता है कि फ्लैजिला ये प्लूरल शब्द होता है, जबकि फ्लैजिलम जो होता है ये सिंगुलर शब्द होता है, ठीक ना। अगर एक फ्लैजिला की बात करेंगे तो फ्लैजिलम हो जाएगा, और मल्टीपल फ्लैजिला की अगर बात करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे बैक्टीरिया के रिगार्डिंग ही बताता है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया दैट हैव ओनली वन द फ्लैजिला, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मोनो लिखा है प्लस ट्राइकस लिखा है, ठीक है। जब बैक्टीरिया को इसको फ्लैजिला के आधार पर डिवाइड करते हैं तब ये शब्द पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि अगर उस बैक्टीरिया के पास एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो उसको हम मोनोट्राइकस बैक्टीरिया का बोलेंगे। क्लियर। ओनली वन फ्लैजिला, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक और शब्द बताया गया है एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि दीज बैक्टीरिया हैव द सिंगल फ्लैजिला ऑन द बोथ साइड, मतलब कि जैसे सपोज दैट ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और बैक्टीरिया की एक साइड यहाँ पर फ्लैजिला है और एक साइड ये फ्लैजिला है, तो दोनों साइड जो फ्लैजिलम प्रेजेंट हो रहा है उसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। लेकिन अगर एक साइड ही फ्लैजिला इस तरीके से ये रहेगा तो उसको बोलेंगे हम
है मोनोट्राइकस। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस मतलब क्या है कि बैक्टीरिया हैव द मल्टीपल फ्लैजिला लोकेटेड एंड द सेम स्पॉट है, ठीक ना। मतलब कि इस तरीके से जो बैक्टीरिया है और इसमें बहुत सारे इस तरीके से क्या हो जाए, फ्लैजिला निकल जाए वन साइड, उसको बोलेंगे हम लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। पेरीट्राइकस बैक्टीरिया का मतलब क्या है, देखिए पेरी का मतलब होता है इंटायर, मतलब कि बैक्टीरिया के चारों तरफ है, ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के इस तरीके से चारों तरफ फ्लैजिला निकले हुए रहें, इसको बोलेंगे हम पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। मतलब कि मैनी फ्लैजिला ऑल ओवर द सरफेस, ठीक है ना, प्रेजेंट हो। ए ट्राइकस मीन्स क्या होता है कि बैक्टीरिया डू नॉट हैव द एनी फ्लैजिला, मतलब कि बैक्टीरिया के पास किसी प्रकार का फ्लैजिला नहीं होगी। एक मतलब होता है अब्सेंस, ठीक है। तो जिस बैक्टीरिया में किसी प्रकार का इस टाइप के फ्लैजिला नहीं रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ए ट्राइकस है। क्लियर। नेक्स्ट समझिए यहाँ पर फिम्बरी। फिम्बरी क्या होती है, इसको हम पीली भी बोलते हैं, इस चीज को समझिए। ये स्मॉल हेयर लाइक जो होता है पॉलीमेरिक प्रोटीन्स स्ट्रक्चर इमर्ज फ्रॉम द आउटसाइड द सेल सरफेस, ठीक ना। बैक्टीरिया जो होता है इस तरीके से, जो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में इस तरीके से इसमें हेयर लाइक जो होते हैं प्रोजेक्शन या एक स्ट्रक्चर निकले होते हैं आउटसाइड सरफेस में, और ये इमर्ज होते हैं, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है फिम्बरी। दीज आर आर्गन्स adhesion and the helpful in the conjugation। जब बैक्टीरिया क्या होता है किसी की बॉडी में अगर एंट्री कर रहा है और वो जा करके अगर सपोज दैट इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करना है तो वो अडेशन का काम करेगा आर्गन में, और साथ में कंजुगेशन का भी काम करता है। कंजुगेशन क्या होता है आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। स्पोर्स क्या होता है, इस चीज को समझिए। स्पोर्स एक तरह का है डोरमेंट फेज होता है, ठीक ना। डोरमेंट का मतलब होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है डिकेइंग मैटर के रूप में जो होता है डस्ट पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे ही वो होस्ट के बॉडी में जाएगा और उसको जो होता है एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो अपना सरवाइव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन स्पोर्स के पास क्या होता है, एक सिंगल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और ये डस्ट पार्टिकल में डोरमेंट के फेज के रूप में प्रेजेंट रहेगा। टफ होता है, टफ का मतलब मजबूत, हट्टा कट्टा, और हाईली रेजिस्टेंस रेस्टिंग स्टेज फॉर्म इन द अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन, ठीक ना। मतलब कि ये अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन में अगर प्रेजेंट रहेगा तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में रहेगा। जैसे ही ये बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो ये अपना जनरेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ऑटोट्रोप्स क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ऑन द फूड्स देमसेल्स। जब बैक्टीरिया को, चीज को समझिए, जब बैक्टीरिया को इसके न्यूट्रिशन के आधार पर कैटेगराइज किया जाएगा, आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तब यहाँ पर ऑटोट्रोप, हिटरोट्रोप, कीमोट्रोप्स आती हैं। तो यहाँ पर वही चीज बता रहा है कि ट्रोप्स का मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन, ठीक ना, और ऑटो को मीन्स क्या होता है सेल्फ है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना भोजन जो होता है प्रिपेयर कर रहे हैं जीवित रहने के लिए, उसको बोला जाता है ऑटोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स का मतलब क्या होता है कि इनकेपेबल टू प्रिपेयर द ओन फूड एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर सोर्सेज। मतलब कि खुद को खाना बनाने के लिए इसकी इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन ये दूसरे जो होता है सोर्स से अपना जो होता है न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं, उसको बोला जाता है हेटेरोट्रोप्स। क्लियर। फोटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, फोटो का मीन्स होता है पिक्चर और ट्रोप्स का मीन्स होता है यहाँ पर न्यूट्रिशन। फोटो मतलब यहाँ पर ये चीज की बात नहीं हो रही है, फोटो को मीन्स यहाँ पर जो होता है सनलाइट से बात हो रही है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी एनर्जी, अपना न्यूट्रिशन सनलाइट से प्राप्त करते हैं, उनको बोला जाता है फोटोट्रोप्स हैं, ठीक है। कीमोट्रोप्स का मीन्स क्या होता है, देखिए चीज को समझिए। कीमो का मीन्स होता है केमिकल और ट्रोप्स का मीन्स होता है न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना सोर्स एनर्जी केमिकल कंपाउंड के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, उनको बोला जाता है कीमोट्रोप्स। क्लियर। एसिडोफिलिक्स क्या होती हैं, इस चीज को समझिए। जब बैक्टीरिया को, थोड़ी सी समझिए यहाँ पर कि जब बैक्टीरिया को इसके पीएच के आधार पर कैटेगराइज करेंगे तब ये शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा, एसिडोफिलिक, एल्कलाइनोफिलिक, ठीक ना, न्यूट्रोफिलिक, ये सभी देखने को मिलेगा। तो इसको समझ लेते हैं कि एसिडोफिलिक क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो बेस्ट इन द पीएच बिलो द 7, ठीक ना। न्यूट्रल पीएच कितना होता है 7, बिलो जाएगा तो एसिडिक कंडीशन हो जाएगा और एबव जाएगा तो ये बेसिक कंडीशन मतलब कि एल्कलाइन कंडीशन हो जाएगा। क्लियर।
तो जो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रो होने के लिए अगर पीएच 7 से कम दे दिया जाए तो वो आसानी से ग्रो कर जाएंगे। एल्कलाई फिलिक्स में क्या होते हैं कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रो इन द पीएच अबव द 7, ठीक ना, 7 पीएच से अगर अबव मिल रहा तब वो बेस्ट तरीके से ग्रो करेंगे। न्यूट्रोफिल्स के मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रल पीएच में क्या करेंगे, अपना ग्रोथ अच्छे तरीके से दिखाएंगे, उनको बोलेंगे न्यूट्रोफिल्स ऑर्गेनिज्म। साइक्रोफिल्स ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो बेस्ट इन द लो टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस या कि बिलो द 10 to 15, ठीक ना, मतलब कि 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर अगर दे देंगे तो वो जो साइक्रोफिलिक्स बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म होंगे वो आसानी से ग्रो कर जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर है साइक्रोट्रोप्स। साइक्रोट्रोप्स का मतलब है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिटवीन द 0 डिग्री सेल्सियस टू द 22 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ है, ठीक ना। ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए अगर ये टेम्परेचर दिया जाएगा इतने टेम्परेचर के बीच में, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, साइक्रोट्रोप्स। क्लियर। तो आज